नमस्कार। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, मतलब ये समझना है कि दुनिया के नक्शे पर भारत की जो जगह है वो असल में उसके लिए मायने क्या रखती है। दिए गए स्रोतों से यही समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं ना, कि भारत पूरी तरह से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। ये तो ठीक है, हाँ, ये तो हम जानते हैं। पर इसकी असली कहानी तो इसके फैलाव में, इसके लोकेशन में छुपी है, ऐसा लिखता है। बिल्कुल। अगर हम आंकड़ों को देखें तो भारत का फैलाव उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये करीब 3200 किलोमीटर है। और पूरब में अरुणाचल से पश्चिम में गुजरात तक ये फासला करीब 2900 किलोमीटर का है। अच्छा खासा बड़ा देश है। हाँ, और अक्षांश और देशांतर के हिसाब से देखें तो ये करीब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक। और देशांतर? और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला है। यानी लगभग 30 डिग्री का फैलाव अक्षांश में भी और देशांतर में भी। हाँ, करीब करीब उतना ही। और इसी बड़े देशांतरीय फैलाव का एक सीधा असर हम रोज देखते हैं ना। हाँ, वो समय वाला। वही, जैसे अरुणाचल प्रदेश में सूरज जो है वो गुजरात के मुकाबले लगभग 2 घंटे पहले उग जाता है। 2 घंटे? कमाल है। हाँ, और इस 2 घंटे के अंतर से जो मतलब उलझन हो सकती थी, उससे बचने के लिए ही पूरे देश के लिए एक मानक समय तय किया गया, जिसे हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बिल्कुल। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के आधार पर है, जो प्रयागराज के पास मिर्जापुर से गुजरती है शायद। हाँ, वहीं से। और ये समय ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटे आगे है। स्रोत ये भी बताते हैं कि इस रेखा को चुनने का एक कारण ये भी था कि देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के समय का जो अंतर है उसे कम से कम रखा जा सके। लेकिन क्या इस एक टाइम जोन पर सब सहमत हैं? मुझे याद आ रहा स्रोत में कुछ और भी नजरिया था। हाँ, आपने सही पकड़ा। स्रोत इस बात का जिक्र करते हैं कि कुछ जानकार, खासकर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं हमारे, हाँ, नॉर्थ ईस्ट, उनके लिए एक अलग टाइम जोन की बात करते हैं। तर्क ये है कि वहां दिन की रोशनी का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, ऊर्जा बचेगी। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल कारण है। हाँ, प्रैक्टिकल कारण है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए एक ही टाइम जोन को प्राथमिकता दी गई है। तो ये एक तरह से व्यवहारिक बनाम क्षेत्रीय जरूरत का मुद्दा बन जाता है। समझ गया। अच्छा, अब अगर भारत के आकार की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है? करीब 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसके साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा। और यहाँ एक सोचने वाली बात है जो स्रोत में भी उभर कर आती है। हाँ, वो जमीन और आबादी वाला अनुपात। वही कि दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है, सिर्फ 2.4%। लेकिन दुनिया की 17% से ज्यादा आबादी यहीं रहती है। बिल्कुल। ये अनुपात दिखाता है कि भारत पर अपनी जमीन का कितना सघन उपयोग करने का दबाव है, जिसका सीधा असर शहरीकरण, खेती, पर्यावरण सब पर पड़ता है। सही बात है। अच्छा, सीमाओं का जिक्र करें तो हमारी जमीनी सरहद तो काफी लंबी है। हाँ, 15,000 किलोमीटर से ज्यादा, और ये 7 देशों से जुड़ती है। 7 देश? उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार। सही। और समुद्री तटरेखा भी तो है। हाँ, वो भी द्वीपों को मिलाकर 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। और हमारे समुद्री पड़ोसी भी है, दक्षिण में श्रीलंका, पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है जो। हाँ, और दक्षिण पश्चिम में मालदीव। अच्छा, स्रोत में एक और दिलचस्प बात थी कि बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। हाँ, ये खास भौगोलिक स्थिति है। और यही सब, मतलब ये लंबी और विविध सीमाएं और ये विशाल तट रेखा भारत की राजनीतिक स्थिति को बहुत अहम बना देती हैं। कैसे? देखिए, एशिया के दक्षिण में और हिंद महासागर के बिल्कुल शीर्ष पर भारत की लोकेशन है। ये इसे खास भौगोलिक पहचान देती है। और हिंद महासागर का नाम भारत पर होना, ये बात तो वाकई अनोखी है। स्रोत भी कहते हैं कि ये भारत की ऐतिहासिक और भौगोलिक केंद्रीयता को दिखाता है। बिल्कुल, ये कोई संयोग नहीं है। ये लोकेशन भारत को पूर्वी और पश्चिमी एशिया के बीच एक पुल जैसा बना देती है। अच्छा। यूरोप को पूर्वी एशिया से जोड़ने वाले जो अहम समुद्री व्यापार मार्ग हैं, वो यहीं से, मतलब भारत के करीब से गुजरते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इस वजह से क्या होता है, मध्य पूर्व का तेल हो, अफ्रीका के खनिज हो या एशिया के बड़े बाजार,
भारत की पहुंच इन सब तक तुलनात्मक रूप से आसान हो जाती है। यानी ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, बल्कि आर्थिक और व्यापारिक नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौराहा है। हाँ, वो तो है। और आज के दौर में राजनीतिक और सामरिक नजरिए से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्रोत भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति इसे इस पूरे क्षेत्र में एक स्वाभाविक शक्ति केंद्र बनाती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भारत का भूगोल सिर्फ यहाँ का मौसम या फसलें ही तय नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि दुनिया में उसके रिश्ते, उसकी ताकत, उसकी पहचान, सब कुछ इसी भूगोल से जुड़ा है, इसी से आकार लेता है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि संभावनाओं का एक विशाल मंच है। एकदम सही कहा आपने। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि भविष्य में जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वैश्विक परिस्थितियां बदल रही हैं, तो भारत की यही भौगोलिक स्थिति उसके लिए कौन से नए दरवाजे खोल सकती है, या फिर शायद कौन सी नई चुनौतियां भी पेश कर सकती है। सोचने वाली बात है। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।